अंडमान में जब हम घूम रहे हैं तो कुछ सवाल स्वाभाविक तौर पे हमारे मन में उठ रहे हैं, जैसे कि आज़ादी के समय यहां पर केवल ट्राइब्स थे, बिजनेस सारे मेनलैंड जा चुके थे। आज की डेट में जब हम घूमते हैं तो हमें बंगाली पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। क्या इसके पीछे कुछ कारण है? 47 के बाद जो लोग यहां पर आए, सेटल हुए, वो किस किस कैटेगरी में सेटल हुए? कुछ ऐसे सवाल भी हैं जैसे यहां पर बिजली कैसे आती है? अंडमान में क्या पीने का पानी सफिशिएंट लेवल पे अवेलेबल है? नॉर्थ अंडमान से अगर हम 45-50 किलोमीटर आगे बर्मा की ओर बढ़ें तो कोको आइलैंड आता है। एक समय था जब कोको आइलैंड हमारे देश का पार्ट था। आज की डेट में वहां पर किसका कंट्रोल है? ऐसे कुछ सवालों का जवाब जानने के लिए मैं काफी क्यूरियस था, तो मेरी मुलाकात यहां पर एक पत्रकार से हुई है। ऐसे कुछ सवालों का जवाब जानने के लिए चर्चा करेंगे। मैं आपको मिस्टर संजीव कुमार रॉय जी से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, हमारे साथ ही बैठे हैं। नमस्कार। नमस्कार। मैं ना पिछले 3-4 दिन से कोशिश कर रहा था कि आपसे मिलूं और कुछ अंडमान के बारे में जाने। पिछले 60-70 साल में यहाँ चीज़ें कैसे हुई हैं। आई एम सो हैप्पी कि आप समय निकाल कर हमें यहाँ पर मिले। हमने ना पिछले 7 दिन में हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जाना, स्टार्टिंग फ्रॉम सेलुलर जेल टू जापानीज़ आए, वो सब हमने समझा। हमें ना ये इंटरेस्ट है जानने में, आज़ादी के बाद से लेकर टिल डेट यहाँ पर क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा कौन से लोग होते हैं। मतलब ब्रॉडली बता रहा हूँ, मेरे को इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि आज़ादी से पहले यहाँ केवल ट्राइबल्स थे। मुझे नहीं मालूम सही है गलत है, तो इस प्रकार के कुछ आंसर्स आप एड्रेस करके बता दीजिए। देखिए, अंडमान का जो सोशल टेक्सचर है वो बेसिकली 4 ग्रुप के लोगों से भरा हुआ है। जब आज़ादी मिला हमें, तब यहाँ पे जो लोग रुक गए थे वो आइदर कॉन्विक्ट थे, जो अपने जो प्रिजनर्स थे सेलुलर जेल में। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है वो चले गए थे मेनलैंड इंडिया, क्योंकि उनको छोड़ दिया गया था, रिलीज़ कर दिया गया था। जो कन्विक्ट्स थे वो तब भी जेल में थे। और जब जापानीज़ यहाँ पे आए थे 1942 में, उन्होंने भी कई कन्विक्ट को पहले ही छोड़ दिया था। बहुत कन्विक्ट को ब्रिटिशर्स ने पहले छोड़ दिया था, खेती करने के लिए बैठा दिया था, सेटलमेंट कर दिया था। तो वो जो ग्रुप रह गए थे, प्लस कुछ लोग बाहर से काम करने आए थे, चेन्नई से, कहीं और से। तो ये जो टोटल ग्रुप जो 42 के पहले रह गए थे अंडमान में, उनको हम लोग कहते हैं प्री 42, जो लोकल्स, बेसिकली लोकल्स बोलते हैं। ट्राइबल्स एक ग्रुप हो गया और प्री 42 एक ग्रुप हो गया, जिसमें प्रिजनर्स थे लेकिन दे वर मोस्टली नॉन पॉलिटिकल। मोस्टली नॉन, क्योंकि पॉलिटिकल तो मैक्सिमम चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ, जब बंगाल डिवाइड हुआ, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, तो जितने लोग वेस्ट बंगाल में आना चाहते थे उनको इंडिया ने आने दिया। मोस्टली हिंदूज जो आए, माइग्रेट कर गए, उनको रखना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए बन गया था। तो गवर्नमेंट उनके लिए चलाते थे सेटलर्स कैंप, रेफ्यूजी कैंप। तो रेफ्यूजी कैंप पहले कलकत्ता में बना, फिर उनको उठा के लेके गया हस्तिनापुर, दिल्ली के आसपास, फिर लेके उनको लाया गया मध्य प्रदेश, फिर लाया गया वेस्ट बंगाल। फिर से कहाँ रखना समझ में नहीं आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चलो इनको बैठाते हैं अंडमान में। 2 पर्पस सॉल्व होगा, एक तो इनको घर मिल जाएगा, दूसरा ये होगा कि अंडमान में इतने सारे इनहैबिटेड आइलैंड है, अनइनहैबिटेड आइलैंड है, वहाँ पे अगर लोग बस जाएंगे तो फॉरेन से कोई कंट्री आके अचानक कब्जा नहीं कर सकता अंडमान पे। तो सेटलमेंट स्कीम में, प्रॉपर स्कीम में उनको लाया गया और डिफरेंट आइलैंड में बिठाया गया ग्रुप वाइज। जब यहाँ का हालत बहुत ख़राब था, सिर्फ जंगल था, ना रोड थे ना कुछ था, फिर भी लोगों को लाके यहाँ बिठाया गया और उनको प्रॉपर्ली ज़मीन दिया गया, गाय दिया गया, खाने पीने की चीज़ दिया गया कुछ सालों तक। और सेटलमेंट स्कीम में जो लाए गए थे उनको कहते हैं सेटलर्स। तो 3 कैटेगरी हो गया, ट्राइबल्स, लोकल्स एंड सेटलर्स। सेटलर्स में काफ़ी ग्रुप बने, जैसे मोपला के जो रेवोल्यूशनरी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें भी यहाँ लाया गया था। तो वो भी आजकल सेटलर में, प्री 42 सेटलर दोनों में पड़ते हैं, एक्चुअली सेटलर ही गिनते हैं। छोटा नागपुर यानी कि झारखंड से लोग लाए गए, रांची कम्युनिटी के लोग जंगल काटने के लिए, तो वो भी सेटलर्स के हिसाब से, वो भी सेटलमेंट किया गया, सेटलर हो गया। एक बड़ा ग्रुप जो एक्स आर्मी थे, उनको बिठाया गया द लास्ट आइलैंड, ग्रेट निकोबार में, ताकि कोई चाइना या कोई भी अदर कंट्री कब्जा ना कर सके लास्ट आइलैंड को। जो क्या नाम है उस आइलैंड का? ग्रेट आइलैंड, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, हाँ, क्योंकि वो मालाका स्ट्रेट से बहुत करीब पड़ता है। ये कैम्पबेल और कैम्पबेल बे ग्रेट निकोबार का हेडक्वार्टर है। अच्छा। ग्रेट निकोबार एक बड़ा आइलैंड है जिसका हेडक्वार्टर कैम्पबेल बे है। वो आइलैंड इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे 100 किलोमीटर दूर पड़ता है मालाक्का स्ट्रेट, जो वर्ल्ड का हेवीएस्ट ट्रैफिक शिप जहाँ से चलता है। तो इंडिया को सेव करने के लिए उस आइलैंड को बसाया गया एक्स आर्मी लोगों से, मोस्टली पंजाबीज थे। तो ये सारे ग्रुप को मिला के एक सेटलर कम्युनिटी बनता है। तो ये कम्युनिटी बन गई। उसके बाद जो भी आए उनको यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 ईयर्स में रख दिया, 10 ईयर्स कैटेगरी, यानी बोल सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बेसिकली ये 4 ग्रुप है, ट्राइबल, प्री 42, सेटलर और एक 10 ईयर्स।
अच्छा, ये जो आपने बताया ग्रेट निकोबार, आपने जिक्र किया ना कि स्ट्रैटेजिकली हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो? देखिए, ग्रेट निकोबार ऐसा है कि वर्ल्ड का हेवीएस्ट ट्रैफिक ऑफ कमर्शियल शिप्स जाता है मलाक्का स्ट्रेट से। मलाक्का स्ट्रेट से सिंगापुर होके जो निकलता है उस तरफ जाता है। इवन चाइना भी यही रूट को इस्तेमाल करता है तेल ले जाने के लिए, सामान ले जाने के लिए। उनके लिए बहुत लंबा रास्ता पड़ता है, बट उनको यही रूट ही फॉलो करना है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो भी गवर्नमेंट अंडमान निकोबार में राज करेगा या कंट्रोल करेगा, वो मलाक्का स्ट्रेट को कंट्रोल कर सकता है इन केस ऑफ वार। तो इसलिए अंडमान निकोबार का जो गवर्नमेंट ने इसलिए अंडमान निकोबार में एक अलग कमांड बना दिया है, अंडमान निकोबार कमांड, जो इंडिया का पहला ट्राई सर्विस जॉइंट कमांड है। इसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी एक साथ काम करता है एज ए सिंगल यूनिट, क्योंकि यहाँ का जो ज्योग्राफी है, पानी में भी ऑपरेट करना है, एयर में भी ऑपरेट करना है, लैंड में भी ऑपरेट करना है। तो एज ए सिंगल यूनिट ऑपरेट करता है अंडमान निकोबार कमांड, और इसलिए ग्रेट निकोबार का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। प्लस बहुत सारे कंट्री जैसे सिंगापुर हो गया, ये लोग पोर्ट से बहुत कमाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल शिप्स को वहाँ पे पानी भरना होता है, सामान लेना होता है, रुकना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, तो लोग वहाँ सिंगापुर रुकते हैं। तो प्रेजेंटली गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ग्रेट निकोबार में एक पोर्ट बना दिया जाए, जहाँ पे अगर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर इंटरनेशनल बड़े बड़े शिप आए तो रेवेन्यू भी जंप होगा, कई गुना जंप होगा, और इंडिया की इकोनॉमी में बूस्ट होगा। तो रेवेन्यू के साइड से, डिफेंस के साइड से ग्रेट निकोबार, इवन एंटायर अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और निकोबार में जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, वहाँ टूरिस्ट तो कहीं भी अलाउड नहीं है ना? देखिए, निकोबार डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट अलाउड नहीं है, लेकिन ग्रेट निकोबार जो है वो ज़्यादा ट्राइबल एरिया में नहीं पड़ता है। तो ग्रेट निकोबार में आप जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जाने आने में दिक्कत है। रेगुलर फ्लाइट नहीं है, रेगुलर बोट नहीं है, तो फ्लाइट तो खैर है ही नहीं, मतलब छोटे मोटे हेलीकॉप्टर चलता है, तो जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज ग्रेट निकोबार में वैसी कोई मनाही नहीं है। तो यहाँ पर ये हम साउथ अंडमान की बात कर रहे हैं, एक लिटिल अंडमान करके भी आइलैंड है ना? देखिए, 3 डिस्ट्रिक्ट होता है, नॉर्थ एंड मिडिल, साउथ अंडमान, निकोबार डिस्ट्रिक्ट। लिटिल अंडमान जो है वो साउथ अंडमान का लास्ट आइलैंड है, उसके बाद शुरू होता है कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, जो निकोबार डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। तो लिटिल अंडमान बीच में पड़ता है। वहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं? जी, वहाँ जा सकते हैं। वो वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे बीचेस हैं। 3 से 4 दिन का कुछ विंडो होना चाहिए ना? जी, वहाँ पे एक अनोखा चीज़ होता है जो पूरे अंडमान निकोबार में नहीं होता है, वो है सर्फिंग। आप वेव में जो सर्फिंग करते हैं वो कर सकते हैं। बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं और सीधा हड्बे चले जाते हैं लिटिल अंडमान, क्योंकि वहीं पे उनको सर्फिंग के लिए समुद्र मिलता है, वेव्स मिलता है। तो वो एक तरह से एक यूनिक डेस्टिनेशन है अंडमान के लिए। समझ गए। अब क्योंकि हम साउथ की बात कर रहे हैं, अंडमान तो बहुत सारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिला के बन रहा है, तो अगर हम एक कॉर्नर से बात करें कि सेकंड कॉर्नर तक जाना है हमको, कोको साइड तक, मतलब जो भी हमारा लास्ट पॉइंट है नॉर्थ का, तो ये कितना डिस्टेंस है लेंथ में? लैंडफॉल आइलैंड जो लास्ट है उसको अगर काउंट ना करें, क्योंकि वहाँ तो लोग रहते नहीं, वहाँ एक बेस है। अच्छा, कोको नहीं है उसमें? कोको नहीं, लैंडफॉल हमारा लास्ट है। तो डिगलीपुर जो है वहाँ लास्ट लोकेलिटी जहाँ लोग रहते हैं, इनहेरिटेड आइलैंड है। तो डिगलीपुर से अगर आप कैमल वे देखेंगे तो करीबन 800 किलोमीटर का लेंथ है, बहुत लंबा स्ट्रेच है। पहले लोगों को लगता था कि हमारे पास 372 आइलैंड्स है, लेकिन एक रीसर्वे हुआ, डिफेंस वाले भी इन्वॉल्व हुए, अब करीबन 780 आइलैंड इंक्लूडिंग रॉक्स एंड स्मॉल आइलैंड मिला के 780 मिला है। 780? जी, और काफ़ी का तो अभी तक नाम भी नहीं हुआ है, मतलब ऐसे आइलैंड हुआ है। तो बहुत बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड जगह है, इनहेबिटेड सिर्फ 36 ही है। 800 तो बहुत होते हैं, 800 किलोमीटर, 780 का आसपास, 800 किलोमीटर जी, 800 किलोमीटर, मतलब एक कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर बहुत फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अच्छा जी। और थोड़ा सा मैं ना ये भी जानने में इंटरेस्टेड हूँ, कोको आइलैंड को लेके आपकी क्या नॉलेज है, क्योंकि हमारी तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। देखिए, एज ए जर्नलिस्ट हम लोग टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहते हैं कोको आइलैंड के ऊपर। हम लोग सैटेलाइट इमेज को हम लोग एनालिसिस भी करते हैं, और काफ़ी लोगों से हम लोग मिलते हैं, डिफेंस वालों से मिलते हैं, इंटेलिजेंस से मिलते हैं। कोको आइलैंड पे मेरा पर्सनल व्यू है कि कोको आइलैंड ऑफकोर्स हमारे लिए खतरा है, क्योंकि हमने डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू किया था, जिन्होंने कहा था कि कोको आइलैंड में देयर इज चाइनीज़ बेस। बहुत सारे ऐसे कमांडर भी आए ANC अंडमान कमांड के, जिन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ नहीं है। तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन नेचुरली बहुत सारे लोग शायद बोलना भी नहीं चाहे सेफ्टी के लिए, लेकिन जो हमें दिखता है, अगर सैटेलाइट इमेज में आप भी देखेंगे आज गूगल इमेज में, वहाँ पे इतना बड़ा एक रनवे बन गया है, वहाँ पे लिसनिंग सेंटर आपको दिखता है, वहाँ पे आपको कॉलोनी दिखता है, लोगों को कॉलोनी दिखता है, क्वार्टर्स दिखता है, आपको एग्रीकल्चर लैंड दिखता है, आपको वाटर टैंक दिखता है, प्रोसेसिंग यूनिट दिखता है। इवन उन्होंने एक एरिया को सीवल बनाया, बहुत बड़ा एरिया को सीवल बना के एयरपोर्ट को एक्सटेंड किया है, बहुत बड़ा एक्सटेंड किया है, और इनफैक्ट एक जेटी भी बन गया है अभी लास्ट 5-6 सालों में। तो पिछले अप्रॉक्सीमेटली 25 साल के आसपास मेरे को लग रहा है कि हो गया है, जब बर्मा ने कोको आइलैंड दे दिया चाइनीज़ को लीज पे। जी। और
एक समय था जब कोको आइलैंड हिंदुस्तान के पास था। जी, कहते हैं कि मतलब जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो कहते हैं कि नेहरू जी के टाइम पे कोको आइलैंड गिफ्ट किया गया था बर्मा को। क्यों किया गया था किसी को नहीं पता, लेकिन रीजन नहीं किसी को पता। डॉक्यूमेंटेड है, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं लिटरेचर में, कि वो गिफ्टेड था। फिर बर्मा ने, आप जानते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत सारे कंट्रीज़ को एज ए प्रॉक्सी चलाता है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बर्मा पे बहुत ज़्यादा है। तो उस आइलैंड को अगर उसमें क्या एसेंस बनता है, अगर कोको आइलैंड आपके पास है तो कोको आइलैंड के पहले में पड़ता है श्रीहरिकोटा, जहाँ से हम मिसाइल लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो अगर कुछ भी लॉन्च होता है तो लिसनिंग या ऑब्जर्विंग बहुत ईजी बनता है। या कोको आइलैंड में अगर आप लिस्टिंग सेंटर बनाते हो तो आसपास जितना भी मिलिट्री एक्टिविटी है उसको सुनना भी कंपैरेटिवली ईजी होता है। उसके काउंटर में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए जो हम शायद नहीं बोल पाते, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी अवेयर है और काफ़ी नज़र रखते हैं। लेकिन फिर भी हमारे लिए तो एक थ्रेट है कि हमारे सर के ऊपर एक चाइनीज़ बेस है। भले ही चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं मानती है, बर्मीज़ गवर्नमेंट नहीं मानती है। अच्छा, वो चाइनीज़ क्यों बोलेगा कि हम वहाँ कुछ कर रहे हैं? लेकिन आप इंडिया के जितने भी थिंक टैंक्स हैं, इंडिया के बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनके लेख पढ़ेंगे तो आपको 100% फॉर्मर डिफेंस ऑफिसर्स ने काफ़ी लेख निकाले कोको आइलैंड के ऊपर। अगर आपको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस, कंफर्म हो तो डिफेंस बेस ही है, दिखता है, ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे। बिजली कैसे आती है यहाँ पे? देखिए, मोस्टली यहाँ पे बहुत सालों तक सिर्फ डीजी सेट थे, मतलब डीजल से चलने वाले जनरेटर चलते थे यहाँ पे। पिछले 10 साल पहले एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए तो उन्हें लगा कि यहाँ सोलर बनना चाहिए, तो उन्होंने काफ़ी बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा दिया। 3-4 सोलर प्लांट लग गया। मेरे ख्याल से 50 मेगावाट 60 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा हुआ है, जो उतना बिजली पैदा भी करता है। पर प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने ये शायद सोचना लोग भूल गए कि अंडमान में 10 महीने तो बारिश होता रहता है और बादल हमेशा रहता है। तो जब भी बादल आता है तो ये टोटल जो 50 या जो मेगावाट बनता है, 50 या 30 जो भी बनता है फिलहाल, वो एकदम से ज़ीरो हो जाता है। तो अब अंडमान निकोबार में एक बिजली का संकट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको सोलर लगाना है तो आपको प्रॉपर बैटरी यूनिट लगाना है। अगर बैटरी यूनिट नहीं लगाते, पावर बैकअप नहीं होता है, वो क्वेश्चन टाइम नहीं मिलता है, तो पावर ज़ीरो हो जाता है। तो अब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब वो जो रॉन्ग डिसीजन एक लगा था उसकी वजह से लोग अभी सफ़र कर रहे हैं। बहुत पावर, दिन में आप 20 पावर कट देख सकते हैं, क्योंकि सोलर प्लांट में हमने अब जाके गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है और बैटरी बैकअप के लिए टेंडर आउट किया है। तो अगर वो लग जाता है तो शायद कुछ रिलीफ मिले। तो बीच बीच में डीजी सेट से भी देते होंगे ना? प्रॉब्लम क्या होता है, जब बादल आता है तो ज़ीरो हो जाता है, तब लोग दौड़ते हैं डीजी सेट ऑन करते हैं, बैकअप यूनिट। जब तक वो शुरू होता है तब तक बादल चला जाता है, फिर पावर बढ़ जाता है, तब तक जब तक डीजी सेट बंद करते हैं तब तक फिर करंट चला जाता है, फिर बादल आ जाता है। तो दिन में एक 20-25 पावर कट तो आपको मिलता है हमेशा पोर्ट ब्लेयर सिटी में। लास्ट 1-1.5 साल से यही है। नहीं, मैंने भी नोटिस किया कि टक टक ऐसा कट मारते रहता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन, पावर कट, प्रोलॉन्ग पावर कट, बहुत बहुत प्रॉब्लम है अंडमान के लिए फिलहाल। अभी होटल में रह के तो हमको नहीं पता लगता, बट वो यहाँ तो जनरेटर है। हाँ, क्योंकि होटल के खुद के पास जनरेटर है बैकअप देने के लिए, लेकिन कट्स होते हैं, वो तो सच है। पावर कट्स इतना है कि होटल्स को मतलब डायरेक्शन दिया जाता है कि आप पीक टाइम में अपना जनरेटर चलाइए। एक होटल अगर अपना जनरेटर चलाता है पीक टाइम में 3 घंटा के लिए, करीबन 4 लाख का उनको बिल आता है सिर्फ डीजल का। सोचिए कितना बर्डन पड़ता है होटल के ऊपर, और वो बर्डन अल्टीमेटली टूरिस्ट के ऊपर जाता है, क्योंकि बिल तो आपको देना है स्वाभाविक, और अल्टीमेटली अंडमान टूरिज्म सफ़र करता है। अच्छा, फूड आइटम्स, अगर हम हरी सब्जियों में लेट से 100 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं पूरे साल के अंदर, तो उसका कितना % है जो बाहर से आता है? देखिए, ऐसा है कि अंडमान में वेजिटेबल्स तो उगते हैं, लेकिन बहुत सारे जैसे आलू, प्याज, गोभी, ये सब यहाँ पे नहीं होता है। तो कुछ कुछ वेजिटेबल्स है जो मेनलैंड से आता है, उसके लिए हमारे पास जो शिप है, शिप में बाई कंटेनर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बोलूँगा 30% वेजिटेबल्स जो बाहर से आता है, 70% हम लोग खुद ही उगा लेते हैं। अच्छा, आप जो आइलैंड में मोस्ट प्रॉब्ली गए होंगे, शहीद द्वीप को अंडमान निकोबार का वेजिटेबल वॉल कहा जाता है, सबसे ज़्यादा वेजिटेबल वहीं बनता है। लिटिल अंडमान की बात आपने कहा, लिटिल अंडमान में सब्जी होता है। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान जो आइलैंड्स है वहाँ मोस्टली जो भी उगता है वो वहीं कंज्यूम हो जाता है मोस्टली लोकली। और साउथ अंडमान के लिए जो भी वो 2 आइलैंड से आता है, हडबे से, या हडबे से कम आता है, नील आइलैंड से ज़्यादा आता है। अच्छा, यहाँ पर पीने के पानी के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि सॉल्ट वाटर जो सी का है उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जा रहा हो? बहुत साल से प्रपोजल्स जा रहे हैं, रुक रहा है कि यहाँ पे एक डिसैलिनेशन प्लांट बैठाया जाए, जिससे कि सी वाटर को हम लोग पीने लायक कर सकें। कहीं मैंने पढ़ा था पहले शायद होता था ऐसा कुछ।
एक डिस्टिलेशन वाटर लगाया था रॉस आइलैंड में, जो बहुत बड़ा, वो टेक्निक कंप्लीट डिफरेंट है। उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा बॉयलर होता है, पानी को गर्म करते हैं और जो उससे वेपर निकलता है उसको ठंडा करके पानी, उसको डिस्टिलेशन प्लांट बोलते हैं। हम लोग जो बात करें डिसैलिनेशन प्लांट है, जो मास लेवल में हो सकता है, सऊदी अरेबिया जैसा करता है या हमारे चेन्नई करता है, चेन्नई में होता है, सऊदी में तो होता है जी, चेन्नई में तो डिसैलिनेशन प्लांट लगाया हुआ, मैसिव प्लांट लगाया हुआ है। उस तरह का 2-3 प्लांट भी बैठ जाए अंडमान में। प्रॉब्लम क्या है ना, डिसैलिनेशन प्लांट बहुत एक्सपेंसिव है, तो हमारे अंडमान में उतना बजट नहीं आता है हमारे, क्योंकि 70% लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है। अगर 5,000 करोड़ हमारा बजट है तो मैक्सिमम चला जाता है सैलरी में और जो प्लांट फंड में। सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पे अंडमान में इतना रेन होता है, आप 3,000 मिलीमीटर रेन एक साल में होता है, जो बहुत जगह में नहीं होता दुनिया में, काफ़ी रेन होता है। हम अगर रेन को पकड़ सके, कैशमेंट एरिया बना सके तो प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि अंडमान का पॉपुलेशन कितना है, 4.5 लाख अनऑफिशियली है, 3.5 लाख ऑफिशियली है, मतलब 4.5 लाख के करीब पकड़ लीजिए। और साउथ अंडमान में करीबन 1.5 लाख, तो 1.5 लाख लोगों के लिए पानी का कैचमेंट एरिया बनाना उतना कोई बड़ा टास्क नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि मोस्टली यहाँ पे हम ऑफिसर्स को जो देखते हैं ना, वो मेनलैंड से आते हैं टेन्योर वाइज, 3 साल 4 साल का टेन्योर। जब तक वो समझते हैं ना, तब तक उनको जाने का टाइम हो जाता है। और फिर समझ गए, मतलब किसी को यहाँ स्टेशन होना चाहिए उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट से एंड तक लेके जाने के लिए। मैं कहूँगा कि यहाँ पे लोकल वॉइस होना चाहिए, यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव, जो जैसे हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, असेंबली है, अंडमान में वो चीज़ नहीं है। अंडमान एक यूटी है, गवर्नड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सोचता है वो हो रहा है, आइलैंडर जो सोचता है वो बहुत टाइम में नहीं हो पाता है। अगर यहाँ इलेक्टेड लोग हो, असेंबली हो या फिर मिनी असेंबली, पौंडीचेरी में जो मिनी असेंबली है उस तरह असेंबली हो जाए तो एटलीस्ट प्लानिंग ग्रास रूट लेवल से होगा। सहूलियत की जो चीज़ें हैं कम से कम वो धीरे धीरे बेसिक इन प्लेस आ जाएंगे। हाँ, प्लान कर सकते हैं, वो लंबे समय तक सोच सकते हैं। क्या आज की डेट में मौजूदा हालात में क्या ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है या इट्स बहुत ओके? लास्ट 3-4 साल से जो ड्राई सीजन, 3 महीना ड्राई सीजन चलता है, मार्च अप्रैल में, मई 20 तक मानसून आ जाता है मोर और लेस एवरी ईयर, 20, 21, 22 आसपास। लेकिन वो मार्च अप्रैल में जो गुजरता है लास्ट 3-4 सालों से बहुत ख़राब गुजरता है। इनफैक्ट लास्ट जो ड्राई सीजन गुजरा वो बहुत ख़राब था। 7 दिन में पानी दिया गया घर में। अच्छा। आप सोच सकते हैं कि 7 दिन बाद आधा टंकी पानी मिलता है, तो बहुत मुश्किल गया। प्रॉब्लम ये है कि पूरे साउथ अंडमान के लिए हमारे पास सिर्फ एक कैचमेंट एरिया, धनेखरी डैम। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कभी उसमें क्रैक आ जाए, अर्थक्वेक जोन 5 में पढ़ते हैं हम लोग, सिस्मिक जोन, कभी बड़ा अर्थक्वेक आ गया और वो डैम दह गया, तो पीने का पानी नहीं रहेगा पूरे साउथ अंडमान के लिए। बहुत ज़रूरत है कि हम बड़े वाटर बजट पकड़े, अभी से प्लान करें। अगर अभी से प्लान नहीं करेंगे, फ्यूचर में पॉपुलेशन और बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे, इंटरनेशनल टर्मिनल बन गया है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ जाएंगे, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। यानी आने वाले सालों में पानी की समस्या को सॉल्व करना ज़रूरी है, अभी से प्लान करना ज़रूरी है। एक टूरिज़्म की दृष्टि से लास्ट सवाल, हम आए हैं अक्टूबर मंथ में और मुझे अच्छा लग रहा है। सितंबर एंड से फरवरी मार्च तक बहुत अच्छा रहता है। मैं मार्च ही पूछना चाहता था आपसे, मार्च कैसा है? देखिए, मार्च क्या होता है, जस्ट गर्मी शुरू होता है और पानी का प्रॉब्लम भी शुरू होता है, ठीक है। तो मार्च के इनिशियल वीक तक आ सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको लगेगा कि गर्मी उतना नहीं होता, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है ना बहुत हाई है, तो आपको पसीना आएगा, इरिटेशन होगा, वो एक फीलिंग जो होता है ना कोस्टल एरिया में जो होता है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो जाता है। मैंने ये भी नोटिस किया यहाँ पे लॉ अबाइडिंग काफ़ी हाई है। बिल्कुल, हमें मालूम है, हम सेलुलर जेल 4 बार गए, सपोज उसके आगे से हमें बाहर उतरना था, तो हमने ऑटो वाले को बोला भाई रोक दो, सिर्फ आधे मिनट के लिए पैसे पकड़ा दिए। कहता है यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं 200 मीटर आगे रुकूंगा, यहाँ रुकना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं मतलब अलाउड नहीं है। बहुत रूल फॉलो करता है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, छोटा जगह है और एक बहुत क्लोज कम्युनिटी है, लोग एक दूसरे को देख के सीखते हैं। गवर्नमेंट भी एक तरफ से हमारे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत छोटा जगह है, सबको जानते हैं। अगर कोई नया रूल होता है तो सभी समझते हैं और उसको फॉलो करने का ट्राई करते हैं। आपने मतलब हमारे को ना इतनी डीप डाइविंग बातें बताई हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें तो हमें मालूम ही नहीं थी, और आपके ऐसा मिलने से ना बहुत मालूम भी चला। और आई एम श्योर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी अंडमान के बारे में वो बातें मालूम चली होंगी जो आमतौर पे एक ही वीडियो में नहीं मिलती। उनको आना चाहिए अंडमान। एक्चुअली अगर आप अंडमान को समझना चाहते हैं तो अंडमान में आपको आना चाहिए, एक बार तो आना ही चाहिए। हाँ, ट्राई टू डू लॉट ऑफ लोकल इंटरेक्शन, उससे भी मालूम चलता है कि लोकल लाइफ कैसी है, उनसे स्टोरीज पुरानी सुन सकते हैं। और आई एम सो हैप्पी कि आपसे मिले। अच्छा लगा सर बात करके आपसे। अगर 4-5 दिन पहले मिल लेते तो हम थोड़ा आपको रिक्वेस्ट करते कि हमारे साथ ही 2-4 घंटे घूम लो क्योंकि कि आपके पास इतनी रिच नॉलेज है ना, सुनने में अच्छा लग रहा है, काफ़ी चीज़ें समझ आ रही हैं। और अगली बार मैं जब आऊँगा दोबारा से कैचअप करूँगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। आप जैसे यूट्यूबर्स या रिसर्च लोग जब भी आते हैं अंडमान में
वो अंडमान का भला ही कर जाते हैं, क्योंकि अंडमान का जो रियल पिक्चर है आप लोग दिखा सकते हैं। और इंडिया के बहुत लोगों को नहीं पता अंडमान क्या है, पूछते हैं कि यहाँ पासपोर्ट चाहिए कि नहीं, पहला क्वेश्चन उनका ये होता है। जब आप लोग जाके जब इस तरह के वीडियोज़ बनाते हैं तो अंडमान का प्रमोशन होता है और उससे ही अंडमान चलता है। यहाँ का मेन इंडस्ट्री टूरिज्म है, तो एक तरफ से आप भलाई कर रहे हैं। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं उस टूरिज्म काम से। और अंडमान टूरिज्म जब से अच्छे से ओपन हो रहा है ना, तो काफ़ी लोग ने जो बाहर मालदीव जाते थे, नाउ दे आर लुकिंग एट कि लेट्स गो टू अंडमान ओनली। एग्जैक्टली। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक्स, अच्छा लगा, धन्यवाद। शाम का टाइम है, हम लोग पोर्ट ब्लेयर में जो राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, उसके पास ही खड़े हैं। कुछ देर पहले तक हम लोग ना सामने नॉर्थ बे आइलैंड है, वहाँ गए हुए थे। वहाँ से अब लौट कर वापस आ गए हैं। हमने रिकॉर्डिंग करी थी वीज़ा टू एक्सप्लोर में, आप जानते हैं ना 2 चैनल, वीज़ा टू एक्सप्लोर, हरीश वाली ट्रैवल। तो थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स या सम शॉर्ट स्टोरीज़ हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं BTS हरीश वाली ट्रैवल्स में। अगर मैं दिखा सकूं तो आपको एक बार कोशिश करता हूं मोबाइल में कैसा कैप्चर हो रहा है। ये देखिए जी, नीचे कम से कम 2.5 से 3 फीट तो हम यहाँ पर खड़े होकर नीचे देख पा रहे हैं। बहुत मस्त लग रहा है ना। आज मेरे को वाकई में महसूस हो रहा है कि हमारा पूरा सफ़र देखो एंड होने जा रहा है। ये मन हो रहा है कि 2 से 3 दिन हम जर्नी को आगे बढ़ा लें, ऐसी फीलिंग आ रही है। विच मीन्स कि हमने ये पूरा टूर बहुत एंजॉय किया। वहाँ पर बाहर की तरफ जाना है तो हमारी टैक्सी वहीं खड़ी है, अपने होटल हम चले जाएंगे। और होटल जाने के बाद कल हम मॉर्निंग में कोलकाता के लिए निकलेंगे, एक दिन कोलकाता रुकेंगे, उसके बाद हम दिल्ली चले जाएंगे। आगे कहाँ जाना है पूरी तरह से मैंने डिसाइड नहीं किया। हाँ, 3-4 ऑप्शंस मेरे माइंड में चल रही हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में भोपाल साइड जाएँ, कच्छ चले जाएं, और भी 2-3 ऑप्शंस मेरे माइंड में हैं। आप जब यहाँ पर आएंगे ना, तो अगर उस समय रॉस आइलैंड में शाम के समय लाइट एंड साउंड शो हो रहा होगा तो ज़रूर देखना, क्योंकि हम वो नहीं देख पाए। आज की डेट में नहीं हो रहा, पिछले 8 दिन से नहीं हो रहा। तो कुछ उनके गैजेट के अंदर डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से रिपेयर का काम चल रहा था। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड डू। वहाँ जाने के लिए आपको शाम को 4 बजे इसी जेटी से चलना होगा। रॉस आइलैंड आप जाएंगे, शाम को 1 घंटा तक आप वहाँ घूम सकते हैं, वहाँ की हिस्ट्री समझ सकते हैं, और उसके बाद लाइट एंड साउंड शो देख के वापस आ सकते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे ना, तो हो सकता है आपके बहुत सारे कपड़े गीले हो जाएं और आपको सुखाने में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ धूप कम निकलती है, बारिश ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, आप अपने रूम के बाहर बालकनी में कहीं टांगते हो तो हवा में इतना मॉइस्चर होता है, कपड़ा सूख ही नहीं पाता। तो जिसका ऑब्वियस मतलब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़े लेके आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बड़ी और सी सजेशन लग रही होगी आपको, लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, राइट। चलो अभी आपको यहीं पे बाय बाय कर देते हैं। सराउंडिंग्स एक बार आप ज़रूर देखिए जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।